अविरल, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? सर मैंने 2018 में बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से। कहाँ से किया? सर जामिया मिलिया इस्लामिया से की है। ओके ओके। तो आपके यहाँ कैंपस प्लेसमेंट का क्या स्टेटस रहा आपके बैच में? सर कैंपस प्लेसमेंट में हम सभी का हो गया था। मेरी भी ज्वाइनिंग एक कंपनी में आ गई थी, लेकिन मैंने कंपनी ज्वाइन नहीं करी क्योंकि मेरे को प्रदेश की सेवा करनी थी और इस सेवा में आना था, प्रशासनिक अरे सेवा में। भाई, क्या आप उस कंपनी को ज्वाइन कर लेते तब आप क्या प्रदेश की सेवा नहीं कर सकते थे? सर जो कंपनी को ज्वाइन करते हुए भी प्रदेश की सेवा की जा सकती थी, लेकिन सेवा में आकर और आपका रूट लेवल से लोगों से जुड़कर जो सेवा होती है वो कहीं ज्यादा अच्छी और कहीं ज्यादा और इफेक्टिव होती है, इसलिए मैंने इस सेवा में आने का निर्णय लिया। अच्छा, तो अब आप प्राइवेट सेक्टर में या कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने का इरादा नहीं रखते हैं? प्राइवेट सेक्टर भी एक तरीके से लोक सेवा ही करता है, लेकिन जो सरकारी सेक्टर होता है, सरकार पब्लिक से ज्यादा जुड़ी होती है, इसलिए मैंने सरकारी में आने का ज्यादा अच्छा निर्णय मतलब लेने की सोची। तो हमारे देश में जो 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 सेक्टर, आप प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं, इसमें कौन सा सेक्टर ज्यादा बड़ा है, कौन सा ज्यादा छोटा है? सर देखिए, अगर वर्कफोर्स की अगर हम बात करें तो वर्कफोर्स प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा है, और जो आय उत्पन्न होती है, जो जो देश की जीडीपी है, ये भी प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा आती है। लेकिन जो सरकारी सेक्टर है वो एक क्रूशियल पार्ट है देश को चलाने के लिए। अगर सरकारी सेक्टर नहीं चलेगा तो प्राइवेट सेक्टर भी काम नहीं कर सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो सरकार ही देती है, हम्म। तो इसलिए मतलब सरकार का ज्यादा अच्छा इसमें रोल है पब्लिक सेवा में। अभी आपने एक वर्ड यूज किया, जीडीपी। ये जीडीपी क्या होता है? तो जीडीपी जो है सकल घरेलू दर या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उनका जो प्राइस है एक साल में उत्पन्न होने का, उसका जो सम है, अगर हम सम करें तो उसको जीडीपी कहते हैं। अच्छा, क्या इसी से रिलेटेड कोई चीज एनएनपी भी होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट? नेट नेशनल, कोई ऐसी चीज भी होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट? नेट नेशनल प्रोडक्ट भी होता है, वो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन होता है, वो इकोनॉमिक्स में ही होता है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के कोई क्या फॉर्मूले होते हैं या अंदाज से कर लिया जाता है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मैथमेटिकल फॉर्मूले होते हैं। उसमें क्या है कि जो चीज की जो गुणवत्ता है, अगर वो समय के साथ कम होती जाए तो उसके लिए एक लीनियर स्केल भी होता है और लॉगरिथमिक स्केल्स भी होते हैं। तो हम एक ही स्केल से सभी चीजों को नहीं माप सकते हैं, अलग अलग चीजें डेप्रिसिएशन के लिए होती हैं, उसकी जो अच्छा वैल्यू अच्छा, कम हो जाती है। ओके। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ये ऑर्गेनाइजेशन का असेट होता है या उसकी लायबिलिटी होती है? ह्यूमन रिसोर्स अगर अच्छे से यूज किया जाए तो एक असेट होता है। अगर ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया जाए तो कंपनी के प्रॉफिट या सरकार के प्रॉफिट में काम आएगा, लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्स के तरफ हम ध्यान ना दें और उसे खराब कर दें तो सर वो एक लाइबिलिटी बन सकता है। तो इस पे हम इसका कैसा प्रयोग करते हैं वो डिपेंड करेगा कि असेट बनेगा या लाइबिलिटी। जहां तक असेट ही होता है अगर अच्छे तरीके से प्रयोग किया जाए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी परिस्थिति की वजह से हमारा ये असेट हमारी लायबिलिटी में कन्वर्ट नजर आ रहा हो हमको? ऐसा जब होता है, असेट लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, जब वर्कफोर्स होती है उस पर स्किल्स ना हो, या वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ना हो, कस्टमर ओरिएंटेड ना हो। अगर लोग जो वहां काम कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि वो कंपनी के गोल्स को अचीव करें, तो वो एक लाइबिलिटी बन जाती है, जिसके कारण फायरिंग होती है या जॉब से निकाल दिया जाता है। तो कोविड-19 की जो आजकल सिचुएशन है, इसमें कॉरपोरेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वो असेट है या लायबिलिटी बने हुए हैं उनके लिए? कॉर्पोरेट सेक्टर में जो काम लोग कर रहे हैं वो अभी तक असेट ही हैं। लाइबिलिटीज, क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो लॉस हो रहे हैं, तो हम उनको लाइबिलिटीज नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अपना काम पूरी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। लेकिन अगर कंपनी का प्रॉफिट कम होगा तो वो उनपे एक इकोनॉमिक लाइबिलिटी कह सकते हैं, ऐसी कोई लाइबिलिटी पर। ये भी अगर इकोनॉमी फिर से बूम अप करती है तो ये लाइबिलिटी फिर से असेट में बन सकती है। ओके, चलिए अब मैं आपसे थोड़ी देर के बाद जरूरत होगी तो बात करूंगा। हाँ पंकज जी, आप मेरठ के रहने वाले हैं?
सर मेरठ से मेरे पिताजी और माताजी मेरठ से हैं, लेकिन अभी मैं ग्रेटर नोएडा में रह रहा हूँ 5-6 सालों से। ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपदवार कुछ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम शुरू की है, कुछ आइडिया है उसका? सर योगी सरकार ने यह शुरू करा है कि हर डिस्ट्रिक्ट, जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे मतलब कि हमारे स्टेट में, उसमें हर डिस्ट्रिक्ट का एक इंडिजीनियस एक कैसा प्रोडक्ट होगा जो मैन्युफैक्चरिंग में मतलब स्टेट को दिखाएगा पूरे देश के और विदेश के एक व्यापक स्तर पे कि हमारे एक डिस्ट्रिक्ट ने एक प्रोडक्ट ये दिया है। तो यह मतलब कि इससे क्या है, हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। और ये एक अच्छा पहलू है, इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बूस्ट होगा। और जो चीज ऐसी जो थी जो समय के साथ में दब गई थी, या जैसे कोई ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है हमारी, जैसे कि साड़ी बनाना, तो उनको अब एक उनके जो लोग कार्यरत थे उनको अब रोजगार अच्छा मिलेगा और वो भी मतलब कि न्यूज में आएंगे। इसलिए ये एक अच्छा मतलब कदम उठाया गया है। नोएडा के लिए, गौतम बुद्ध नगर के लिए कौन सा प्रोडक्ट है? गौतम बुद्ध नगर से बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है, तो स्टार्टअप के लिए यहाँ पे मतलब काफी किया गया है। तो जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज हैं वही यहाँ का प्रोडक्ट है। ये आपका इंटरनेशनल रिलेशंस भी इधर, जो भारत चीन संबंध में, यस सर बताएं। सर इंटरनेशनल रिलेशंस भारत चीन संबंध में अगर हम देखें तो अभी काफी तनाव की स्थिति है। बॉर्डर्स पे कुछ दिनों से सेनाएं दोनों देशों के पीछे हटने लगी हैं, लेकिन चीन हमेशा से ही बॉर्डर पे, जब उसके जैसे अभी कोविड के कारण उसे घेरा जा रहा था, तो उसने कहा कि चलो अगर मतलब हम ध्यान भटका दें कि हम अपनी सीमाओं पे कुछ ऐसा बल का इस्तेमाल करें। तो सर चीन के साथ सीमा विवाद है और साथ में ये भी है कि हमारी उन पर आर्थिक निर्भरता काफी है। तो इन दोनों ही चीजों को हमें कम करना पड़ेगा और इससे ही करके हम एक तरीके से विजय ले सकते हैं। चीन अभी आपका क्या कह रहे हैं आप? विजय चीन सर अभी प्लीज रिपीट करें। सर चीन के बारे में यही कहना है कि अभी बॉर्डर्स पे जो टेंशन है उसको अगर सॉल्व करना है हमको, तो हमको भी मतलब जिस तरीके से उन्होंने प्रयोग करा है बल का, हमें काफी विजिलेंट रहना है और देखना है कि उनके आगे के स्टेप्स क्या होंगे डिप्लोमेटिकली और मिलिट्रीली। तो इसका अंतरराष्ट्रीय उसमें चीन को कैसे चीन इन्वॉल्व होगा जब भारत और चाइना के बीच में संबंध खराब होगा? है तो बात यह है कि चाइना जो है वो उसकी 19 देशों के साथ बॉर्डर मिलती है, वो हर किसी के साथ यही कर रहा है। हर बॉर्डर पे वो और लोगों को मतलब और देशों की जो एरिया है उनको हड़पना चाहता है। इंटरनेशनल लेवल पे सर उसकी जो अभी जो इमेज है वो काफी अच्छी नहीं है, क्योंकि एक तो कोरोना का उस पे ही दाग लगाया जा रहा है, ऊपर से मतलब कि वो एक जिसे कहते हैं डेट डिप्लोमेसी, मतलब पैसे देता है और मतलब कि फिर आपसे काम लेता है। तो अफ्रीका के जितने देश हैं उन्होंने, चाइना ने उन सबके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हड़प लिया है उनके पैसे दे देकर, और अब वहां से इसे कहते हैं कैपिटल एक्सट्रैक्शन, वो कर रहा है। तो चाइना की तरह इमेज अभी अच्छी नहीं है, बस वो पैसा बांटता है देशों में और अपनी इमेज अच्छी करना चाह रहा है, पर उस पर कोई ऐसा कोई सॉफ्ट कल्चर है नहीं। एक तो वहाँ वैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी है जो काफी हिंसक पार्टी है, अपने ही लोगों पे काफी जुर्म ढाती है। तो इंटरनेशनल लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर भी वहाँ काफी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए वो बॉर्डर पे कुछ करना चाहता है ताकि वो अपने जो डोमेस्टिक पीपल हैं उनको कुछ दिखा सके कि हम भी ताकतवर हैं। जी सर, वो अपने डोमेस्टिक लेवल पे दिखाने के लिए ताकत दिखा रहा है, आपका कहना है ये? अभी रिसेंट डिस्प्यूट कहाँ हुआ है भारत और चीन से? सर रिसेंट जो अभी कॉन्फ्लैग्रेशन बॉर्डर पे हुई है ये पैंगोंग सो एरिया में हुई है और गालवान एरिया में हुई है। ये सब लद्दाख में पड़ते हैं। पैंगोंग सो तो एक लेक ही है जो सबसे टॉप पे है। लद्दाख में मतलब कि आपका गलवान वैली है, और ये अरुणाचल तक मतलब इसके प्रभाव देखे गए हैं। अरुणाचल में या फिर सिक्किम में जो है, उत्तराखंड में भी इसके मतलब बॉर्डर पे हल्के फुल्के कॉन्फ्लैग्रेशन, लेकिन सबसे ज्यादा लद्दाख की सीमा पर ही हुए हैं। ये जो हिंसा हुई थी 15 जून को, यह भी यही हुई थी गालवान में। अविरल, आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस रहा। यस सर। तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट होने के नाते आपको क्या लगता है कि यूनाइटेड नेशंस में कुछ रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए,
भारत को यूनाइटेड नेशंस चाहिए, उसको और रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होनी चाहिए, एशिया से कुछ और देशों को शामिल करके परमानेंट P5 की जगह यूनाइटेड काउंसिल का एक्सपेंशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यूनाइटेड नेशंस जो है अभी सर, वो जिस तरीके से निर्मित 1945 में हुआ था, तो उसमें जब से अमेरिका का प्रभुत्व था। अब लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में अमेरिका का जो प्रभुत्व है वो कम होता जा रहा है। और यूएन में अगर हम देखें तो रिस्ट्रक्चरिंग में होना ये चाहिए कि एशिया के देश जैसे कि भारत हो गया, भारत को एक यूएनएससी में परमानेंट सीट विद वीटो मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत ने काफी कंट्रीब्यूट करा है यूएन में, पीस कीपिंग के थ्रू हुआ या शांति में बहुत देशों में हमने अपने मतलब कि पैसा दिया है, अफ्रीका के देशों में जो और देशों ने नहीं दिया है। साथ ही में जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स यूएन में काम करते हैं, वो मोस्टली अमेरिका से आते हैं। इंडिया का बहुत ही कम रोल है। इंडिया या किसी भी आप एशियाई देशों को देखें तो उनकी कोई भी आदमी इतने अच्छे पद पे वहां काम नहीं करता है। तो स्वामित्व जो है वो अभी तक यूएस का ही बना हुआ है। यूएस से आप ये कह लीजिए यूरोप, इनका ही ज्यादा बना हुआ है। तो अगर इंडिया यूएनएससी में जाता है से यूएसए ने फॉर्मली कहा है कि हम हट जाएंगे और हटने की कल घोषणा भी आधिकारिक तौर पर हो गई है। आप इसको सही कदम मानते हैं? सर मैं इसको सही कदम नहीं मानता हूं, क्योंकि WHO में खामियां हैं, उनकी कार्यशैली में खामियां हैं। लेकिन अगर इतना बड़ा देश वहां से निकल जाएगा तो और भी देशों को फिर यह होगा कि इससे चीन भी ज्यादा, इससे चीन और ताकतवर बढ़ेगा। चीन की जो कहना जो सह है WHO में और बढ़ेगी। तो यूएसए को निकलना नहीं चाहिए था, किसी भी देश को निकलना नहीं चाहिए ऐसी किसी भी चीज से। मतलब कि अगर कोई खामियां है तो उनको मिलकर दूर करना चाहिए। ऐसे अगर हर देश निकलेगा तो फिर डिफेंस कॉरिडोर के बारे में क्या जानते हैं? डिफेंस कॉरिडोर, रक्षा गलियारा, जो डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको मतलब कि अच्छा करने के लिए बनाए जा रहे हैं। इंडिया कहाँ बन रहा है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर सर, डिफेंस कॉरिडोर सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कहाँ से। शायद लखनऊ में या झांसी में सर एक फैक्ट्री लगाई गई थी, और एक आपकी बरेली में AK-200 6 डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ किस जगह। कोई बात, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। चेयरमैन साहब से बात करें। ये we were talking about human resources। तो इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स तो बहुत है, तो इसका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है या डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर है उसका असर इकोनॉमी पे क्या होता है? कैन यू एक्सप्लेन दैट? सर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो मतलब कि स्किल्स, मतलब जो हमारी इतनी पॉपुलेशन है, जो हमारी इतनी यूथ पॉपुलेशन है, अगर हम उसको एजुकेशन दे पाए, स्किल्स दे पाए, तो वो आगे चलकर जॉब्स करेगी और जॉब बनाएगी, तो इकोनॉमी इससे और अच्छी होगी। कि अगर हम पढ़ लिख के एक अच्छी जॉब पा सकें, अच्छे उद्योग लगा सकें, अच्छी कंपनीज लगा सकें, तो इससे जो देश की जो इकोनॉमी है, जो अभी इतनी अच्छी हालत में नहीं है, वो काफी अच्छी हालत में आ सकती है। 10% GDP इससे बढ़ सकती है अगर हम अगले 10 सालों में अपनी एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे काफी काम करें। तो सर डेमोग्राफिक डिविडेंड का अगर अच्छे से इस्तेमाल किया गया, पढ़ाई लिखाई बच्चों में दी गई और शिक्षा के अनुसंधान नए खोले गए, तो काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा जॉब सेक्टर पर, इकोनॉमी सेक्टर पे। इस बार जब NDA 2 गवर्नमेंट बनी है तो प्राइम मिनिस्टर ने एक वो क्रिएट किया है, एक मंत्रालय क्रिएट किया है, उसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। ये जल शक्ति क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, जानते हैं आप? हाँ जी सर, हाँ जी सर। सर जो जल शक्ति मंत्रालय है उसको 3 मंत्रालयों को जोड़कर बनाया गया है। उसमें यह है कि जिस तरीके से अभी जल की समस्या हमारे देश में है, कौन से 3 मंत्रालय हैं? सर ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, गंगा रिजुविनेशन की मिनिस्ट्री है, और सर एक सेंट्रल वाटर कमीशन है। तीसरा क्या कमीशन? सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल सेंट्रल वाटर कमीशन। अच्छा, तो सर इनके जो यूज है वो ये है कि मैंने आपसे पूछा जल शक्ति मंत्रालय क्यों बना, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव यह है कि हर किसी को जो पीने का जल और मतलब कि रहने का जल, मतलब कि हर किसी को 2022 या 2025 तक मिले, और जो हमारा जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है वो कम हो
रहे हैं उसमें कम्युनिटी के थ्रू मतलब कि उनको वो किया जाए, मतलब पानी को अच्छे से हम उसका अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए और पब्लिक तक पानी को अच्छे से पहुंचाया जाए। इसमें वाटर एफिशिएंसी का भी ऑब्जेक्टिव है एक, और वाटर एफिशिएंसी का भी ऑब्जेक्टिव है। और अविरल नाम है, उसी हिसाब से आप अविरल बोलते भी रहते हैं, तो उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं विराम आपको लगाना पड़ेगा। यू हैव टू स्टॉप एंड थिंक हाउ मच यू वांट टू से, एंड देन यू हैव टू लर्न टू से दैट यू डोंट नो। जल शक्ति का लास्ट में अच्छा उत्तर दिया है कि इट इज टू टेक द वाटर टू द लास्ट पर्सन। खैर वो रूरल एरिया के लिए है, टाइमिंग भी आपका ठीक है, किसने मंत्री मिला के बना है ये वो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट रियली। दूसरा है, आप जब चाइना पे बोल रहे थे, आप ऐसे बोल रहे थे कि जब आप चाइना के विषय में अच्छा खासा जानते हैं, हो सकता है आप जानते हो, मगर उसको क्वालिफाई करिए। यू शुड, जब भी आप कोई स्टेटमेंट क्वालिफाई करें इंटरनेशनल रिलेशंस का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, मिस्टर ट्रम्प के विषय में, किसी के भी विषय में, तो आपको हरदम क्वालिफाई करना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से मुझको लगता है कि ऐसी बात है। I have formed an opinion after I have read. ठीक, मेरे पढ़ने के बाद मेरा ये ओपिनियन बनता है। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा था डिफेंस कॉरिडोर पर, वो आपके लिए बड़ा बढ़िया बैटिंग ग्राउंड हो सकता था। आप बताते कि इंडिया में डिफेंस की क्या सिचुएशन है, क्या प्रोडक्शन है, क्यों डिफेंस कॉरिडोर बना। अब आपको 6 जगह याद नहीं है, पता कि हमको याद नहीं है, हमको ये 3 चीज याद है, बाकी और कहाँ है हमको आई डोंट रिमेम्बर। But that was, you knew that, but you digressed. So you have to, देखिए ऐसा है, कोई भी प्रश्न आपको मिलेगा, because you will, I think you will do well in the interview. कोई भी प्रश्न आपको मिलेगा, whatever question you get in the interview, break it up, उसको तोड़ दीजिए। उसकी कई हिस्से होते हैं, और जिसमें आपकी मास्टरी है उसमें बैटिंग शुरू करिए, तो ऑटोमेटिकली जो है बोर्ड उसी को पूछने लगेगा, है ना। अगर आप से फॉर एग्जांपल ये जो मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज में डिविडेंड, पॉपुलेशन डिविडेंड की बात कही, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कही, वो भी एक ऐसा अच्छा मौका था कि आप कोई एक चीज ले लेते कि उसकी बल्ज कहाँ पे है, कौन सी चीज अच्छी है, आपको बढ़िया चीज दिया एजुकेशन वगैरह। सो माय फीलिंग इज दैट यू ought to do well, but you have to think about the question. You should take half a second, think what you're going to say. Don't start talking instantly. That's my feeling. And I've seen a lot of boys and girls do well. So basically, you have strengths. You have to develop restraints. So you're very well there. And I hope you should be able to do very well. You should be getting good marks. जहाँ तक ये टाई पहनने की बात है, टाई तुमने ठीक से नहीं पहनी, या तो ऊपर का पूरा लगाओ, इधर पूरा जेंटलमैन बन जाओ, नहीं तो हाफ कॉक रहोगे, कोई फायदा नहीं। नो, you should put these buttons. If you are putting on a tie, you have to put these buttons on. Last button of your collar button on होना चाहिए. Otherwise, don't go in a suit into the interview. मुझे नहीं लगता है कि मैंने यूपीएससी में इंटरव्यू लिया है, आदमी आराम से आते हैं, पैंट शर्ट पहन के आते हैं। यहाँ सीजन भी नहीं है। हाँ, या सीजन भी नहीं है ना, वो जमाना क्या जमाने में सब सूट पहन के जाए। ठीक है, आप ऊपर। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।